हेलो फ्रेंड, आज हम लोग का जो टॉपिक है एक्जिलरी वर्ब्स, सहायक क्रिया। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्जिलरी वर्ब और सहायक क्रिया के बारे में। तो सबसे पहले जान लें एक्जिलरी वर्ब होता क्या है। प्रत्येक सेंटेंस वगैरह हम लोग बनाते हैं तो हम लोग के सामने बहुत सारे ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें दो वर्ब दिया गया होता है। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डिड, डज, डू, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, आउट इत्यादि सभी वाक्य में दिख जाते हैं। कोई भी सेंटेंस दिया गया होता है तो ये जितने होते हैं जो अभी जिन लोगों का नाम हम लिए हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं जिनको हम सहायक क्रिया कहते हैं। और यही इन्हीं सभी को हम एक्जिलरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्जिलरी वर्ब। किसी सेंटेंस को हम बनाते हैं तो इनको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे उस सेंटेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक्जिलरी वर्ब के बारे में। अब इसका डिफिनीशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लें। इसका डिफिनीशन क्या होता है? तो जो वर्ब किसी मेन वर्ब का अर्थ पूरा करने में उसकी सहायता करते हैं या उनके लिए सहायक होते हैं उन्हीं को हम सहायक क्रिया या एक्जिलरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हीं को सहायक क्रिया या एक्जिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे मोहन इज गोइंग टू होम, मोहन इज गोइंग टू होम, तो मोहन इज क्या हो जाएगा? एक्जिलरी वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है? गो, जिसमें ING लगा है। तो मोहन इज गोइंग टू होम, तो इज यहाँ पे इस वाक्य में गोइंग का सहायता कर रहा है तो इसलिए इज क्या हो जाएगा? एक्जिलरी वर्ब। तो एक्जिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लें। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्जिलरी वर्ब्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्जिलरी वर्ब। एक्जिलरी वर्ब को दो कैटेगरी में रखा गया है। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में रखा गया है। तो पहला होता है प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब, दूसरा होता है मॉडल एक्जिलरी वर्ब। पहला क्या होता है? प्राइमरी एक्जिलरी। तो हम लोग पढ़ेंगे एक्जिलरी वर्ब। एक्जिलरी वर्ब जिसको हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। होता है कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्जिलरी वर्ब। तो जो फर्स्ट होता है प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्जिलरीज, प्राइमरी एक्जिलरी। और सेकंड जो होता है इसमें मॉडल एक्जिलरी। मॉडल एक्जिलरी। अब प्राइमरी एक्जिलरी में क्या क्या आता है और मॉडल से पहले हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइमरी एक्जिलरी, प्राइमरी एक्जिलरी के बारे में। तो जो प्राइमरी एक्जिलरी होता है इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो प्राइमरी एक्जिलरी में फर्स्ट जो आ जाएगा जिसको हम कहते हैं बी के अंतर्गत रखेंगे। तो बी के अंतर्गत मान लीजिए इज, एम, आर ये आ जाएगा। उसके बाद इसी के अंतर्गत वाज और वेयर आ जाएगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इज, एम, आर का। इज, एम, आर का जो इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टेंस में होता है। किसमें होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है इज, एम, आर का इस्तेमाल। और वाज, वेयर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस। अब आपको मालूम है कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो मुख्य रूप से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका इस्तेमाल होता है और भी कई जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो इसलिए प्रेजेंट टेंस लिख दिया गया। तो इसमें जहाँ पे भी जिसके प्रेजेंट टेंस के जितने भी उप प्रकार हैं 4, तो उसमें जहाँ भी इसका उपयोग होगा उसके बारे में हम लोग देख लेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद वाज, वेयर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन और भी कई जगह इस्तेमाल होता है तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इसमें
तो आपका आ जाएगा हैव, HAVE। तो इसके अंतर्गत हम किसका क्या क्या रख सकते हैं? इसके अंतर्गत खुद एक हैव ही आ जाएगा, उसके बाद हैज आ जाएगा, उसके बाद हैड आ जाएगा। ठीक, अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? अब देखिए, हैज और हैव का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। हैज और हैव का इस्तेमाल किस में करते हैं? प्रेजेंट टेंस में करते हैं। और मुख्य रूप से कहाँ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन यहीं पे हैड का इस्तेमाल, जो हैड है, पास्ट टेंस में करते हैं, पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस में कहाँ करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो एक एक का हम एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे। उसके पश्चात थर्ड जो होता है, तीसरा जो प्राइमरी एक्सिलरी के तौर पे हम डिवाइड करेंगे, तो इसमें आ जाएगा डू। तो डू के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? डू के अंतर्गत डू, डज और डिड आएंगे। डू, डज और डिड। डू और डज का इस्तेमाल आपको मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जो वाक्य होते हैं उसको निगेटिव बनाने के लिए डू या डज का इस्तेमाल। डिड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जो वाक्य होते हैं उसको इंटरगेटिव, नेगेटिव वगैरह बनाने के लिए। इसी प्रकार डू या डज का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को इंटरगेटिव, नेगेटिव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब सबसे पहले ये जान लें प्राइमरी एक्सिलरी के बारे में। इज का इस्तेमाल कैसे होता है, आर का इस्तेमाल कैसे होता है, एम का इस्तेमाल कैसे होता है, वाच का इस्तेमाल कैसे होता है, वेयर का इस्तेमाल कैसे होता है, हैव का, हैज का, हैड का इस्तेमाल कैसे होता है और किस किस टेंस में होता है। एक एक एग्जाम्पल से हम लोग इनको हम पहले आप जान लीजिएगा। इज का इस्तेमाल कहाँ? का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जो सब्जेक्ट सिंगुलर रहते हैं। सिंगुलर रहते हैं, जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम आ जाएगा तो उसके साथ इज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एम का इस्तेमाल आई के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? आई के साथ करते हैं। आर का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जब सब्जेक्ट क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं, वहाँ पे हम आर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इसका इस्तेमाल करेंगे तो मोनू इज गोइंग टू हाटा। मोनू इज गोइंग टू हाटा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज गोइंग टू हाटा, ठीक, या सी इज गोइंग टू हाटा, या राधिका इज गोइंग टू हाटा, या श्याम इज गोइंग टू हाटा। ये सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक वचन के कर्ता। और जब सिंगुलर रहेगा तो इसके साथ इज का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाए? इज का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो टेंस आपके सामने दिख रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसी प्रकार हम आर का इस्तेमाल करेंगे। आर का तो यहीं पे हो जाएगा आर, यू आर गोइंग टू हाटा, यू आर गोइंग टू हाटा। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं ये प्लूरल है। अब प्लूरल में क्या क्या होता है? यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, ये सब प्लूरल के अंतर्गत आएंगे। जैसे चिड़ियाएँ हो गए, बच्चे हो गए, वे सभी सब्जेक्ट प्लूरल के अंतर्गत आएंगे। उनके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? आर का इस्तेमाल करते हैं। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। अब एम की बात करेंगे। एम जो दिया रहता है, जैसे आई एम गोइंग टू हाटा, आई एम गोइंग टू हाटा, आई एम गोइंग टू हाटा। अब आई के साथ एम का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ और किसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। आई के साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है? एम का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे वाज वेयर की बात करेंगे तो इसी वाक्यों को हम लेंगे। जैसे यहाँ पे लीजिए, राधिका वाज ईटिंग, राधिका वाज ईटिंग, राधिका खा रही है तो राधिका एक वचन है। राधिका खा रही थी तो राधिका एक वचन है। तो ये पास्ट टेंस के बारे में जब बताएंगे, राधिका खा रही थी, तो जैसे राधिका खा रही थी तो उसके जगह पे वाज का इस्तेमाल करेंगे। वाज का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होता है। सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन का होता है। और वेयर का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। जैसे यहीं पे लिखेंगे, अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, सी, इट, ही, सी, इट। यहाँ पे लिख दे रहा है ही,
सी इट, नेम किसी का नाम वगैरह आ जाएगा तो प्लूरल में यू वी दे। अब यहाँ पे लिख रहे हैं दे वेयर ईटिंग, दे वेयर ईटिंग, दे वेयर ईटिंग, तो ये हो जाएगा दे वेयर ईटिंग, अर्थात वे लोग खा रहे हैं। क्या हो जाएगा? वे लोग खा रहे हैं, तो दे वेयर ईटिंग हो जाएगा, दे वेयर ईटिंग हो जाएगा। अब हम हैज और हैव की बात करेंगे तो एक वचनकर्ता के साथ हैज का इस्तेमाल किया जाता है, बहुवचनकर्ताओं के साथ हैड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे यहीं पे ही हैज ईटेन दी फूड, वो भोजन खा चुका है, भोजन कर चुका है। ही हैज ईटेन दी फूड। अब यहीं पे ही की जगह जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो क्या लगाएंगे? हैज के जगह पे हैव लगाएंगे। ये क्रिया की तीसरी अवस्था है। इस टेंस को कौन सा टेंस कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं इसको, हैज को। जब यहाँ पे बहुवचन रहेगा, सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो वह हैव लगेगा। ठीक, और एक बात और है, आई के साथ भी है लगता है। आई के जैसे आई, एक बात और बताना है, आई के साथ भी हैव लगता है, आई के साथ भी हैव लगता है। जैसे आई हैव डन माई होम वर्क, आई हैव डन माई होम वर्क। यहाँ पे जो होता है आई के साथ भी हैव लगता है, और जितने भी सिंगुलर, चूँकि आई तो एक वचन होता है लेकिन प्लूरल जैसा इसके साथ बिहेव किया जाता है, तो आई के साथ भी क्या लगेगा? हैव का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, दे हैव डन देयर, क्या हो जाएगा? होम वर्क। अब इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल का है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। और सिंगुलर के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। सिंगुलर के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करेंगे हैड का। हैड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो हैड का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हैड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो रवि हैड ईटेन दी फूड, रवि भोजन कर चुका था, रवि भोजन कर चुका था। तो एक बात और है, जो इसको जो हेल्पिंग वर्ब है, जो एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आएगा, यह हैड जो होता है एक वचन के करता हूँ या बहुवचन के करता हूँ, सिंगुलर नंबर्स हों या प्लूरल नंबर्स हों, पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी के साथ हैड का ही इस्तेमाल होता है। क्या होता है? सभी के साथ हैड का ही इस्तेमाल होता है। अब हैड का, हैज का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी इन लोगों का इस्तेमाल होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें भी हैज हैव का इस्तेमाल होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें भी हैड का इस्तेमाल होगा। तो अब जो हम लोग प्रयोग पढ़े हैं यहाँ पे डू, अब यहाँ पे हम बात करेंगे डू या डज का, डिड का। डू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? डू का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य दिया गया हो, यहाँ पे क्या हो, राम गोज टू होम, राम गोज टू होम। ठीक, राम घर जाता है। अब इसको हम नकारात्मक बनाएंगे तो क्या करेंगे? हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। जब एक वचन का करता रहेगा तो डज का इस्तेमाल करेंगे, जब बहुवचन का करता रहेगा तो डू का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको नकारात्मक बनाएंगे कि राम घर पे नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा? राम डज नॉट गो टू होम, राम डज नॉट गो टू होम, राम डज नॉट गो टू होम। अब यहीं पे बहुवचन सब्जेक्ट रहेगा, जैसे यू गो टू होम, इसका नकारात्मक बनाएंगे गो टू होम। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है प्लूरल नंबर है। जब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहेगा तो डज का इस्तेमाल करते हैं, जब प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट रहेगा तो डू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, डू या डज का इस्तेमाल कैसे करते हैं अब देखिए। इन्हीं सब वाक्यों से हम प्रत्येक जो सेंटेंस दिए गए होते हैं, प्रत्येक जो वाक्य दिए गए होते हैं, उनको हम इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, ये तो आपको मालूम है। अब जैसे राम गोज़ टू होम, राम घर जाता है। अब कहेंगे क्या राम घर जाता है, तो अब यहीं पे जो डज है पहले आ जाएगा। डज राम गो टू होम, यहाँ पे डज राम गो टू होम हो जाएगा, डज राम गो टू होम। अब यहीं पे होगा क्या राम घर नहीं जाता है, तो डज राम नॉट गो टू होम, डज राम नॉट गो टू होम। अब इसी प्रकार इसमें आ जाएगा क्या तुम घर जाते हो, तो डू यू गो टू होम, डू यू गो टू होम। क्या तुम घर पे नहीं जाते हो, तो डू यू नॉट गो टू होम, तुम घर पे क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू होम, तुम घर पे क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो टू होम। तो ये जो होता है डू या डज के ही माध्यम से निगेटिव इंटरोगेटिव वाक्य बनाए जा सकते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। तो यही सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं डिड का। डिड का जैसे पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य है, जैसे मान लीजिए कोई वाक्य ले लीजिए, यू एट द फूड, यू एट द फूड, यू एट द फूड, ये है तुम भोजन किए, ठीक, आप भोजन किए। तो इसको नकारात्मक बनाएंगे तो हो जाएगा यू डिड नॉट इट द फूड, यू डिड नॉट इट द फूड, यू डिड नॉट इट द फूड। तो जो यहाँ पे होता है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सेकेंड फॉर्म है, जब इसको इंटरोगेटिव या नेगेटिव बदलेंगे तो डिड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे इट का इस्तेमाल करेंगे, क्रिया की पहली अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पे यू डिड नॉट इट दी फूड, यू डिड नॉट इट दी फूड हो जाएगा। अब इसी को इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा डिड यू इट दी फूड, क्या तुम भोजन किए, तो हो जाएगा डिड यू इट दी फूड, क्या तुम भोजन नहीं किए, डिड यू नॉट इट दी फूड, तुम भोजन क्यों किए, वाई डिड यू इट दी फूड, तुम भोजन क्यों नहीं किए, वाई डिड यू नॉट इट दी फूड। इस प्रकार जो प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं, क्या इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड का इस्तेमाल टेंस में बहुत अच्छे किया जाता है और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मोनू इज गोइंग टू आटा, यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरी है, यहाँ पे आर है प्राइमरी ऑक्सिलरी, यहाँ पे एम है प्राइमरी ऑक्सिलरी, हैड है प्राइमरी ऑक्सिलरी, हैज है प्राइमरी ऑक्सिलरी, हैव है प्राइमरी ऑक्सिलरी। यहाँ पे में डज प्राइमरी ऑक्सिलरी हो जाएगा, जिसको हम सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे भी डिड हो जाएगा, यहाँ पे डू हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब लोग हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या है और उसका उपयोग कैसे करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पहले इसके बारे में हम लोग जान लें। तो मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, आउट, ये सभी मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आएंगे। तो पहले ये जान लें कि मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है। तो मॉडल में मोड का अर्थ होता है ढंग या वृत्त, अर्थात ढंग या वृत्त को जानने वाला। वृत्त का मतलब जो मनोदशा है, मन की दशा, उसको व्यक्त करने वाले जिन सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं उसी को मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। एक बार और समझिएगा, जब ढंग, जो हमारा ढंग है, या वृत्त, वृत्त मतलब अंदर की जो मनोदशा है उसको व्यक्त करने के लिए
जिस सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जिस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, उस सहायक क्रिया को हम मॉडल एक्जिलरी कहते हैं। और मॉडल एक्जिलरी में क्या क्या है इसके बारे में पहले समझ लीजिएगा। मॉडल एक्जिलरी के अंतर्गत में, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट, टू इत्यादि सभी मॉडल एक्जिलरी के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? मॉडल एक्जिलरी के अंतर्गत आएंगे। एक बात और समझ लीजिएगा, जब ढंग या मनोवृत्त या मन की दशा को व्यक्त करने के लिए जिस सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, उन सहायक क्रिया को जो मॉडल वर्ब हैं, तो मॉडल वर्ब के अंतर्गत हम लोग मे माइट के बारे में पढ़ेंगे। मे माइट वैसे में मे मीन्स होता है सकता, जो प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसी का जो पास्ट रूप होता है जिसको भूतकाल रूप कहते हैं, माइट हो जाएगा। इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा सका या सकता था। इसका इस्तेमाल कैसे होता है, अब एक बात और समझ लीजिएगा। जो मे का इस्तेमाल होता है पॉसिबिलिटी या परमिशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पॉसिबिलिटी या परमिशन अर्थात संभावना व्यक्त किया जाता है या परमिशन अनुमति देने के लिए व्यक्त किया जाता है। और मे का इस्तेमाल होता है अपने से एक हैं, आप एक निश्चित दायरे में हैं, आप डिसिप्लिन का पालन करते हुए मे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मे मीन्स भी तो होता है सकना और कैन मीन्स भी होता है सकना। लेकिन कैन का इस्तेमाल अपने फ्रेंड के लिए होता है, फ्रेंड वगैरह के लिए या अपने समतुल्य दोस्तों के लिए होता है, या जब रिस्पेक्ट देंगे, डिसिप्लिनर बनेंगे तो मे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहा जाएगा मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगला कहेगा आपको अंदर आने की जब अनुमति देगा तो वो आपको मे का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो कहेगा यू कैन कम, आप अंदर आ सकते हैं। यू कैन कम, आप अंदर आ सकते हैं। तो रिस्पेक्ट के लिए, रिस्पेक्टफुली परमिशन के लिए या संभावना व्यक्त करने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है, और मे का ही पास्ट रूप माइट होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए मे मीन्स होता है सकता। इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मे का इस्तेमाल करेंगे, उसको क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जो इसका पास्ट रूप माइट है उसको भी ऐसे ही बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद माइट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एक बात और, जितने भी मॉडल वर्ब हैं, जितने भी मॉडल वर्ब हैं, सभी के साथ क्रिया की पहली अवस्था का ही प्रयोग किया जाएगा। सिर्फ आउट जो है, आउट के बाद टू का इस्तेमाल किया जाएगा, वो बाकी अभी एग्जाम्पल में आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे जैसे देखिएगा लिखा है इट मे रैन टूडे, इसको देखिएगा पहला इट मे रैन टूडे, अर्थात इसका हिंदी क्या होगा? आज बारिश हो सकती है। क्या? आज बारिश हो सकती है, अर्थात क्या कर रहा है? संभावना व्यक्त कर रहा है। क्या कर रहा है? संभावना दर्शा रहा है कि आज बारिश हो सकती है। बारिश क्या हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। तो क्या दर्शा रहा है? पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, संभावना दर्शा रहा है कि आज बारिश हो सकती है। जैसे आप अपने जो मम्मी हैं तो उनका पैर वगैरह छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो या दादी नानी वगैरह रहती हैं तो आप उनका पैर छूते हैं या आपसे खुश होकर के कहती है कि मे यू लिव लॉन्ग, ठीक, आप दीर्घायु हों, आपको आशीर्वाद देती हैं। तो एक क्या करती हैं? एक संभावना, वो अपनी इच्छा जो है, उनकी जो इच्छा है, ये संभावना बन करके आपको कहती है मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो। उनके दिल से एक आशीर्वाद के रूप में जो वाक्य निकलता है यही निकलता है, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मे आई कम इन, मे आई कम इन, परमिशन मांग रहा है, परमिशन मांगा जा रहा है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन क्या है? परमिशन मांग रहा है ना। आपको जाहिर सी बात है, जब कोई टीचर क्लास में टीचिंग कर रहे हैं या ऑफिस में प्रिंसिपल बैठे हैं तो स्टूडेंट डायरेक्ट ऑफिस में नहीं जाते हैं, बोलते हैं कि मे आई कम इन सर। तो क्या करें? परमिशन मांग रहे हैं। और परमिशन के वहाँ पे कैन भी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन कैन का इस्तेमाल क्यों नहीं किए हैं?
कैन का इस्तेमाल इसलिए नहीं किए हैं कि क्या है, रिस्पेक्ट दे रहे हैं प्रिंसिपल को या टीचर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं या अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो वहीं पे कहेंगे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस यू कैन कम, वो कहेंगे यू कैन कम, तो वो कैन का इस्तेमाल करें। रिस्पेक्ट दे रहे हैं और आप उनसे जूनियर हैं, छोटे हैं, ठीक, तो आपके लिए कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो कैन का भी सकना होता है, सकता, और मे का भी सकता हो, लेकिन यही दोनों भी डिफरेंट है, इसी बात को समझ लीजिएगा। कैन का इस्तेमाल फ्रेंड के लिए, अपने सर्किल के लिए किया जाता है, लेकिन मे का इस्तेमाल रिस्पेक्ट के लिए किया जाता है, ठीक, या संभावना के लिए या परमिशन के लिए। तो यहाँ पे मे, यू में सिट नाउ, आप बैठ, यू में गो होम, आप घर जा सकते हैं, यू में गो होम, आप घर जा सकते हैं। दोबारा बता रहे हैं कि रिस्पेक्ट देने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बड़े लोग होते हैं, अपने छोटे को भी रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक, आप का इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिससे छोटा बच्चा इम्प्रेस, उस पर इम्प्रेस पड़ता है, प्रभावित होता है, तो आप रिस्पेक्ट देने के लिए मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मे, यू में गो होम, आप घर जा सकते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों। मे यू में वियर इट, आप इसे पहन सकते हैं, ठीक, आप इसे पहन सकते हैं। यहाँ पे यू में वियर इट, आप इसे पहन सकते हैं। अगला मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? यू कैन गो, आप बाहर जा सकते हैं, तो मे आई गो आउट, आप बाहर जा सकते हैं। तो ये मे का इस्तेमाल है। अब माइट का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? जैसे अब संभावना, आई माइट कम, शायद मैं आ सकता था, ठीक, अब मे का पास्ट रूप क्या है? माइट, तो आई माइट कम, मैं शायद मैं आ सकता था। आई माइट नॉट कम, शायद मैं नहीं आ सकता था। ये संभावना व्यक्त कर रहा है, जैसे वो सोच रहा है, जैसे आप लेट हो गया कहीं जाने पे, तो बाद में आप 1 घंटा बाद पहुँचे, तो कोई बताया कि मीटिंग तो लेट से शुरू हुआ था, ठीक, मीटिंग बहुत लेट से शुरू हुआ, शायद आप आ सकते थे, यदि प्रयास किए होते तो मीटिंग में शायद आप आ सकते थे, क्योंकि उसको पहले मालूम चल गया था लेट हो गया है, अब मैं लेट से ही जाऊंगा। लेकिन जब पहुंचने के बाद वहाँ बताया गया कि मीटिंग लेट से शुरू हुआ है, शायद आप आ सकते थे, तो अगला कहेगा आई मेट नॉट कम, उसी में से कोई बोलेगा नहीं आप नहीं आ सकते थे, ठीक, नहीं आप नहीं आ सकते थे। माइट आई कम, क्या मैं आ सकता था? क्या मैं, शायद मैं आ सकता था, क्या शायद मैं आ सकता था? दे माइट कम, वे लोग आ सकते थे, वे लोग आ सकते थे। तो ये है माइट का इस्तेमाल। क्या है माइट का इस्तेमाल? तो अब यहाँ पे देखिए माइट भी है, मॉडल एक्सिलरी के अंतर्गत आता है, और मे भी मॉडल एक्सिलरी के अंतर्गत आता है। यह परमिशन, संभावना व्यक्त करने के लिए मे और माइट का इस्तेमाल, और क्षमता दर्शाने के लिए, सामर्थ्य और क्षमता दर्शाने के लिए हम कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं। मे और माइट का इस्तेमाल तो हम पढ़ चुके हैं। अब कैन और कुड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सामर्थ्य और क्षमता दर्शाने के लिए हम कैन कुड का इस्तेमाल करते हैं। मे और माइट मीन्स होता है सकता है, सका, सकी या सकता था, लेकिन उसका सिचुएशन दूसरा था। अब यहाँ पे कैन और कुड मीन्स पे भी होता है सका, कैन मीन्स होता है सका, सकता है, सकती है, सकते हैं, और कुड मीन्स हो जाएगा सकी, सकी, सका या सकता था, सकती थी, सकते थे इत्यादि। इसका भी उच्चारण करेंगे तो होगा। अब कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, उनको पढ़ने के बाद आपको मालूम चलेगा कि एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं। अब देखिए कैन मीन्स होता है सकता, सकता है जो आप बता चुके हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद कैन लगाएंगे, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके बनाएंगे। और कुड का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट कुड यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले सब्जेक्ट कुड, क्रिया की पहली अवस्था, ऑब्जेक्ट लगा करके बनाएंगे। ये तो हम बता चुके हैं कि सभी मॉडल एक्सिलरी के बाद क्रिया की पहली अवस्था ही लगेगा। अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल ये दिया है आई कैन डू दिस वर्क। क्या कह रहा है? आई कैन, पहला क्या है? आई कैन डू दिस वर्क, अर्थात इस काम को मैं कर सकता हूँ, यानी मेरी जो सामर्थ्य है, ठीक, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सामर्थ्य दर्शाने के लिए, क्षमता दर्शाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? कैन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ,
ठीक, मेरी कैपेबिलिटी है, मेरी क्षमता है, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। ठीक, ये दर्शाने के लिए आई कैन रीड इंग्लिश। अब यहाँ पे शी कैन स्विम इन दी पॉन्ड, मैंने एक लड़की को देखा और उसकी क्षमता देख करके मुझे विश्वास है कि वह तालाब में तैर सकती है। ठीक, मैं किसी लड़की के बारे में कह रहा हूँ कि मैंने उसके बारे में देखा। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ कि शी कैन स्विम इन दी पॉन्ड, वह तालाब में क्या तैर सकती है। ठीक, जैसे स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्लास में रहते हैं, तो टीचर उनको बहुत पहले से पढ़ाते हैं, तब जो कोई क्वेश्चन देते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, तो उसके पूर्व क्षमता को देखते हुए, उसकी करने की शैली को देखते हुए कहेंगे कि यह लड़का ये काम कर सकता है, यह लड़का काम कर सकता है। तो उसके सामर्थ्य को देख करके ये कहा जा सकता है कि वो लड़का काम कर सकता है, वह तालाब में तैर सकती है। आई कैन रन, मैं रोड पे दौड़ सकता हूँ, या ही कैन रन, वह रोड पे दौड़ सकता है। ठीक, उसका सामर्थ्य, उसकी क्षमता है। यू कैन बी गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो सकते हो। यू कैन बी गुड प्लेयर्स, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो सकते हो। यू कैन बी गुड प्लेयर्स, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो सकते हो। ये तो कैन का इस्तेमाल है। अब यहाँ पे देखिए कुड का इस्तेमाल कैसे होता है। शी कुड डू दिस वर्क। अब ये देखिएगा जो कैन होता है, कैन का पास्ट जो रूप होता है कुड होता है, कैन का जो पास्ट रूप होता है कुड होता है। अब जो वाक्य प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करेंगे, यदि उसी वाक्य को पास्ट टेंस में कहा जाएगा तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा शी कुड डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकती थी। शी कुड डू दिस वर्क, या वह इस काम को कर सकती थी। यहाँ पे आई कुड रीच, मैं पहुँच सकता था। आई कुड रीच, मैं वहाँ पे पहुँच सका। आई कुड रीच, मैं वहाँ पे पहुँच सका। शी कुड डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकती थी, वो इस काम को कर सकती थी। आई कुड रीच, वह वहाँ पे पहुँच सकता था। द बॉयज कुड रीच, लड़के पहुँच सकते थे। यू कुड रीच ऑन टाइम, तुम समय पर पहुँच सकते थे, तुम समय पर पहुँच सकते थे। यू कुड स्पीक इंग्लिश विथ हिम, तुम उसके साथ इंग्लिश बोल सकते हो। क्या कह रहा है कि वी मतलब सॉरी हम लोग, वी कुड स्पीक, हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। विथ हिम अर्थात उसके साथ हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये जो कैन है और कुड है, ये भी मॉडल एक्सिलरी हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है जनरली आपको बताया गया है। और मॉडल से संबंधित एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, जितने भी मॉडल रहेंगे उनका यूज कैसे किया जाता है और पूरा विधिवत एग्जाम्पल के साथ उस पर चर्चा किया जाएगा। सेल और शुड के बारे में, सेल का ही परिवर्तन पास्ट टेंस शुड होता है। अब इसका स्ट्रक्चर को क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सेल लिखते हैं, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये तो जनरल स्ट्रक्चर हो गया। इसी प्रकार इसका सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद शुड लिखते हैं, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। अब देखिए सेल का इस्तेमाल तो सभी लोग आप पढ़े होंगे, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। फ्यूचर टेंस में किया जाता है सेल का इस्तेमाल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेल का इस्तेमाल आप पढ़ें। फिर भी सेल का इस्तेमाल कुछ देख लीजिए, जैसे आई शैल गो टू होम, घर मैं घर जाऊंगा। वी शैल ईट द फूड, मैं भोजन करूंगा। आई शैल प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सभी कर्ता के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। अब शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं इसके बारे में जान लें। अब सलाह, उपदेश और कर्तव्य प्रकट करने के लिए एडवाइस, सलाह, प्रीच, उपदेश और कर्तव्य व्यक्त करने के लिए शुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, जब कोई वाक्य दिया गया हो और उस वाक्य में जो वर्ब रहता है उस वर्ब के अंत में ना आएगा
ठीक, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे हंसना चाहिए, मुझे बैठना चाहिए, मुझे मम्मी पापा का सेवा करना चाहिए, मुझे अपना लेसन याद करना चाहिए, मुझे उसे पढ़ाना चाहिए, उसे अच्छा काम करना चाहिए। तो इस प्रकार के जितने वाक्य आएंगे सब शुड का इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे, क्योंकि जितने वर्ब इसमें आएंगे सबकी वर्ब के अंत में ना का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, तो अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे आई शुड रीड, हम लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक, कर्तव्य क्या है, अपना एक कर्तव्य का बोध करा रहा है, कर्तव्य का या स्वयं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, आपको पढ़ना चाहिए, हम लोग को पढ़ना चाहिए। स्वयं की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर जागृत हो जाएगी, जग जाएगी, तो बहुत आगे जाएंगे। मुझे स्वयं पढ़ना चाहिए, किसी का फोर्स नहीं है इसमें, हम लोग को स्वयं पढ़ना चाहिए। ठीक, ये सबका कर्तव्य है, सबका ड्यूटी है, स्वयं पढ़ना चाहिए। वी शुड रीड, या इसी को हम कहेंगे ग्रुप में, तो हम लोग को पढ़ना चाहिए। यहाँ ऊपर है आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, और नीचे वी रहेगा तो हम लोग को पढ़ना चाहिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा कर्तव्य है कि हम लोग को पढ़ना चाहिए। द बॉयज शुड रीड, या बच्चों को पढ़ना चाहिए। द बॉयज शुड रीड, बच्चों को पढ़ना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हम लोगों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हम लोगों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक, हम हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अभी आगे जो होता है शुड का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे, तो वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हम लोग को सत्य बोलना चाहिए। अब यहाँ पे ज़्यादा चाहिए कि नहीं, ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाएगा। अब ज़्यादा प्रेशर देने की बात आएगा तो मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग को पढ़ना ही चाहिए, हम लोग को ज़रूर पढ़ना चाहिए, हम लोग को अवश्य पढ़ना चाहिए, तो मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। मस्ट मीन्स भी होता है चाहिए। मस्ट और शुड दोनों सिमिलर हैं, दोनों चाहिए के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन शुड जनरली तौर पे शुड का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई वाक्य पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। हम लोग को अवश्य ही पढ़ना चाहिए, हम लोग को अवश्य ही गोरखपुर जाना चाहिए, हम लोग को अवश्य ही प्रत्येक दिन स्कूल आना चाहिए, तो उस स्थिति में मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, MUST मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और जनरली जब बात कहेंगे तो शुड का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ आप देखिए, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हम लोग को सत्य बोलना चाहिए। अब यहाँ पे अब देखिए, शुड का इस्तेमाल आप जनरली डायरेक्ट स्पीच में भी पढ़े होंगे। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जनरली ये एग्जाम्पल लिए हैं, अब इस पे ये एग्जाम्पल है, जनरली आपको सामने समझा रहे हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो आई को आई, सैड को हम टोल्ड में बदल देते हैं, टू जो इन्फिनेटिव इसको गायब कर देते हैं, ही कंजक्शन डेड लगाते हैं। अब देखिए, जो आई होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो आई का आई ही रहेगा। क्या रहेगा, आई का आई ही रहेगा। सहल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, गो का गो, हिम हो जाएगा। डैट आई शुड गो, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे सहल का शुड हो गया। ठीक, सहल का शुड हो गया। अब यहीं पे सब्जेक्ट दूसरा रहता, यहाँ पे मान लीजिए ही रहता, ही, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ही मतलब ही, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो यहाँ पे ही हो जाता। तो इस स्थिति में शुड की जगह पे क्या हो जाता, वुड हो जाता। शुड की जगह पे क्या हो जाता, वुड हो जाता। ठीक, तो शुड का इस्तेमाल हम सबसे अधिक इसमें भी करते हैं, और जनरली कर्तव्य उपदेश व्यक्त करने के लिए, सलाह व्यक्त करने के लिए, कर्तव्य उपदेश सलाह को दर्शाने के लिए, एडवाइस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रीच उपदेश को दर्शाने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। विल और वुड के बारे में, विल का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखिए, विल का ही पास्ट टेंस क्या होता है, वुड होता है। विल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड होता है। अब स्ट्रक्चर जनरली इसका विल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट विल क्रिया की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं, ये जनरल स्ट्रक्चर है। अब इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या कर लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, वुड, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं, ये जनरल अवस्था हो गया। अब इसका इस्तेमाल जैसे मान लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे तो यू विल गो,
यू विल गो, तुम जाओगे, यू विल गो। अब यहीं पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे तो यू विल बी गोइंग, तुम जा रहे होगे। यहाँ पे यू विल बी गोइंग, तुम जा रहे होगे। अब यहाँ पे राधिका विल ईट, राधिका खाएगी, राधिका विल ईट। लेकिन वुड का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जब कोई वाक्य दिया हो, आज उस वाक्य में तो होंगे, ता होंगे इत्यादि शब्द का बोध हो, मतलब किसी काम पे विशेष रूप से जब जोड़ दिया जाएगा, ठीक, तो उस स्थिति में वुड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ही वुड टेक मेडिसिन, उसको दवा लेना ही होगा। ही वुड टेक मेडिसिन, उसको दवा ही लेना ही होगा, अर्थात उस पर विशेष रूप से जोड़ दिया जा रहा है। किस पे? दवा, उस पे कि दवा लेना ही होगा उसको, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? वुड का इस्तेमाल किया गया है। ही वुड नॉट टेक मेडिसिन, उसको दवा नहीं लेना होगा, इस पर भी जोड़ दिया जाएगा। यानी वो डेली से दवा खा रही है, तो आज उसको बोला गया है कि डॉक्टर साहब बोले कि उसको दवा नहीं लेना होगा, आज से उसको दवा नहीं लेना होगा। इस बात पे विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है कि उसको दवा लेना है कि नहीं लेना है, इसके बारे में बताया जा रहा है। अगला जो है द बॉयज वुड लर्न इंग्लिश, उसको होगा, इस बात पे विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है, उसको इंग्लिश याद करना होगा, ठीक। अब यहाँ पे यू वुड वर्क हार्ड, तुमको प्रत्येक दिन कठिन परिश्रम करना होगा, तुमको प्रत्येक दिन कठिन परिश्रम करना होगा। जो मॉडल एक्सिलरीज हैं आउट और हम मस्ट, आउट और मस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मस्ट और आउट में अंतर समझ लेंगे, और मस्ट और आउट के में क्या अंतर है। देखिए, जब किसी काम को करने के लिए, वैसे मस्ट मीन्स भी होता है चाहिए, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, लिखना चाहिए, देखना चाहिए, ये सभी मस्ट के अंतर्गत भी आएगा। आउट के अंतर्गत भी आएगा, तुम्हें अपने मम्मी पापा का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, टीचर का आदर करना चाहिए, तो उसमें भी चाहिए आता है। लेकिन अंतर क्या होता है? तो मस्ट, जब किसी काम को करने के लिए, ठीक, विशेष रूप से उस पर ध्यान दिया जाएगा, उस पर फोकस डाला जाएगा, अवश्य ही उस काम को करना चाहिए, यानी उस पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा, तो उस स्थिति में मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। लेकिन यहीं पे जब हम सामाजिक या नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, जब सामाजिक या नैतिक जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे, तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम लोगों के ऊपर कोई बाध्य नहीं होगा, कोई नियम कानून नहीं होगा, तो उस स्थिति में हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे अपने मम्मी पापा का सेवा करना चाहिए, तो ये मुझे कानूनी रूप से इस पर प्रेशर नहीं है, हम सामाजिक रूप से बाध्य हैं। एक रिस्पेक्ट, विनम्र या रिस्पेक्ट रूप से हम बांध हैं इस काम को करने के लिए, ठीक। तो इस स्थिति में हम आउट का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमें अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने देश का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इससे संबंधित जब वाक्य होंगे तो उसको बनाने के लिए चाहिए के लिए आउट टू का इस्तेमाल किया जाता है। और जब किसी काम को करने के लिए, ठीक, विशेष रूप से जोर दिया जाएगा, वह काम आपके लिए अनिवार्य होगा। जैसे तुम्हें सुकरौली जाना ही चाहिए, तुम्हें यह खाना ही चाहिए, तुम्हें बोर्ड पे लिखना ही चाहिए, तुम्हें अपना होमवर्क पूरा ही करना चाहिए। तो इस प्रकार के वाक्य को कंप्लीट करने के लिए हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब शुड के बारे में समझ लीजिएगा, तो शुड का इस्तेमाल जनरली करते हैं। जैसे मुझे, अब जनरली लोग कहते हैं कि आम भाषा में उस पर कोई जोर डाल के नहीं किसी बात को जब कहेंगे, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, जनरली जब कहेंगे, फोकस इस पे नहीं डालेंगे, तब हम शुड का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात उस बात पे विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाएगा। जनरली तौर पे उस बात को कहा जाएगा, मुझे जाना चाहिए, खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बैठना चाहिए, तब हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। जब यही बात सीरियस लेंगे, ठीक, तुम्हें स्कूल जाना ही चाहिए, तुम्हें अवश्य यह काम करना चाहिए, तो उस समय में देख लीजिएगा। शुड के बारे में तो आपको बताया गया है, तो मस्ट के बारे में हम लोग पहले जानेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहाँ पे लिखा गया है मुझे पढ़ना चाहिए, अवश्य मुझे पढ़ना चाहिए, ये तो सबकी जिम्मेदारी है, अवश्य पढ़ना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी क्या है? मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, तभी सफल होऊंगा, ठीक। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इस जब विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा या उस काम को अति आवश्यक ही करना है, तो उसमें मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे वाक्यों को बनाने के लिए मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे यू मस्ट मीट हिम, आपको उनसे अवश्य ही मिलना चाहिए, अवश्य आपको उनसे मिलना चाहिए, या ऐसे भी कहेंगे आपको उनसे मिलना ही चाहिए, ठीक, आपको उनसे मिलना ही चाहिए, अवश्य आपको उनसे मिलना चाहिए। तो ये विशेष रूप से थोड़ा जोर लगा के कहा जा रहा है कि आपको अवश्य ही उनसे मिलना चाहिए। तो इस स्थिति में हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे
यहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, उसे अवश्य इंग्लिश बोलना चाहिए, अवश्य उसे इंग्लिश बोलना चाहिए। तो यहाँ पे जोर दिया जाए, उसे अवश्य इंग्लिश बोलना चाहिए। ठीक, जैसे वो पहले से इंग्लिश सीख रहा है, 2-3 महीने का कोर्स कर चुका है, अब कोई उसको देखेगा तो यही कहेगा उसे अवश्य इंग्लिश बोलना चाहिए। ऑलरेडी लोग पहले से जानते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहा है, सीख रहा है, तो पूरा एक जिम्मेदारी से, पूरा विश्वास के साथ कहेंगे कि उसे अवश्य इंग्लिश बोलना चाहिए भाई, क्योंकि उसके पहले उनको मालूम है कि इंग्लिश सीखा है, इंग्लिश बोलता है, तो जाहिर सी बात है कहेंगे कि वह इंग्लिश उसे अवश्य बोलना चाहिए। जैसे जो क्रिकेट है, वो क्रिकेट कोई अच्छा खेलता है, कहीं टीम में सम्मिलित होने के लिए कोई उनके बारे में सोच रहा है, उनको पहले खेलते हुए नहीं देखे हैं, तो जाहिर सी बात है जो खेलते हुए देखा है तो उसको ज़रूर कहेगा कि इसको अवश्य क्रिकेट में इस टीम में खेलना चाहिए, क्योंकि पहले उनके बारे में जान चुका है। तो ये जोर लगा के कहेगा कि इस लड़के को अवश्य ही क्रिकेट टीम में खेलना चाहिए, क्योंकि उसको खेलते हुए पहले जान चुका है, उसकी क्वालिटी के बारे में वह जानता है, इसलिए फोर्स डाल करके कहेगा कि इस लड़के को अवश्य ही क्रिकेट टीम में खेलना चाहिए। जब विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, जोर डाला जाएगा, तब हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए, यू मस्ट नॉट वर्क हार्ड एवरी डे। अब देखिए, जैसे कोई काम करते करते बहुत दिनों से काम कर रहा है, तो उसको आराम की आवश्यकता है, तो कोई कह सकता है कि तुम्हें प्रत्येक दिन काम नहीं करना चाहिए, तुम थक गए हो, पतले हो गए हो, तो इस प्रकार, या किसी का तबीयत खराब हो जाता है, तो या कोई लड़का है, उसकी मम्मी उसको कह रही है, उसको काम करते करते देख रही होंगी बहुत ज़्यादा दिन से, तो थक गया हो, तो उनसे कहेंगी तो तुम्हें यू मस्ट नॉट वर्क हार्ड एवरी डे, तुम्हें प्रत्येक दिन कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। इस बात पे जोर डाल के, तुम्हें प्रत्येक दिन कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, ऐसा वो डांट के कह सकती हैं। तुम्हें प्रत्येक दिन कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, तुम्हारा शरीर पूरा क्या है, गल गया है, बहुत तुम पतले हो गए हो। तो ऐसे फोर्स डाल के भी या जोर डाल के भी कहा जा सकता है। तो ये तो आपका मस्ट का एग्जाम्पल है। तो मस्ट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जब विशेष रूप से फोकस डाला जाएगा या जोर डाल के किसी वाक्य को कहा जाएगा, उस काम को करना ही चाहिए। ठीक, जब जोर डाला जाएगा तो मस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, और जब जनरली वाक्य रहेगा तो शुड का इस्तेमाल होता है। और जब सामाजिक या नैतिक कर्तव्य को पूरा करने से संबंधित वाक्य रहेगा तो वहाँ पे हम आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहले इसको एक बार और देख लेंगे। इसमें इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट मस्ट, क्रिया की पहली अवस्था, ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं। यदि वाक्य नकारात्मक है, जैसे यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल किया गया है, तो हम मस्ट के बाद नॉट लगा करके बना देंगे। सब्जेक्ट मस्ट, नॉट, क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के हम आसानी से बना सकते हैं। अब दूसरी, आउट टू का इस्तेमाल कहाँ होता है। अभी आप बताएं कि सामाजिक या नैतिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए हम जिन वाक्य का प्रयोग करते हैं उसमें आउट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, इस नैतिक या सामाजिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए हम बाध्य नहीं है, वो मेरा स्वतः क्वालिटी है, मेरा अंदर से ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे टीचर का सम्मान करना चाहिए, घर के बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, देश भक्तों का सम्मान करना चाहिए, देश का सम्मान करना चाहिए, तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे जगह पे आउट टू का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हम लोगों को अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए। अब आउट के साथ हमेशा टू का ही इस्तेमाल किया जाएगा, आउट के साथ टू का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहले वाक्य में इसमें बताया जा रहा है कि वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, यू आउट टू बी काइंड, तुम्हें दयालु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तुम्हें दयालुता होना चाहिए, तुम्हारे अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, तुम्हें दयालु होना चाहिए। ठीक, तो हो जाएगा यू आउट टू बी काइंड, तुम्हें दयालु होना चाहिए। ठीक, ये तुम्हारा कर्तव्य है, क्रूअल नहीं होना चाहिए, तुम्हें निर्दयी नहीं होना चाहिए। ठीक, वी इसको कहेंगे तुम्हें क्रूअल नहीं होना चाहिए, निर्दयी नहीं होना चाहिए। तो यू आउट टू नॉट बी क्रूअल, तुम्हें निर्दयी होना नहीं चाहिए। ठीक, अगला है वी आउट टू बी लव चिल्ड्रेन, हमें बच्चों से स्नेह करना चाहिए, बच्चों से प्रेम करना चाहिए। ये मेरा क्या है, नेचुरल है, ये सामाजिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है कि सभी बच्चों को स्नेह करना चाहिए, सभी बच्चों को प्रेम करना चाहिए। ठीक, उनको प्रेम से समझाना चाहिए, स्नेहपूर्वक समझाना चाहिए पढ़ने के लिए। तो ये नेचुरल है, सामाजिक कर्तव्य है, ये सामाजिक जिम्मेदारियाँ हैं, नैतिक जिम्मेदारियाँ हैं। तो इससे संबंधित जो भी वाक्य रहेंगे उसमें आउट टू का इस्तेमाल किया जाएगा बनाने के लिए, क्योंकि इसका भी चाहिए होता है, मस्ट का भी चाहिए होता है, शुड का भी चाहिए होता है। तो तीनों में अंतर आपको हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे वी आउट टू बी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हम लोगों को अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए हम लोगों को। तो ये जो है मॉडल ऑक्सिलरी से संबंधित जितने भी थे, जैसे मे, माइट,
कैन कुड, विल वुड, सैड शुड और मस्ट और आउट टू के बारे में हम लोगों ने इस मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में पढ़े हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो मेरे दोस्तों।